हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लुसेंट बुक से केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज़ लेकर आई हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप कृपया करके कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाए। आई होप कि आप सबको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 है, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, यूफोरबियासी। कौन सा? सी, यूफोरबियासी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, मिश्रण है किसका? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, पेट्रोल व एल्कोहल का। किसका? पेट्रोल व एल्कोहल का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए। किसके लिए? उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी ईंधन के अपस्फोटी गुण को दर्शाता है कौन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, ऑक्टेन संख्या। कौन सा? ऑक्टेन संख्या किसी ईंधन के स्फोटक रोधी गुण को दर्शाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक में ऑक्टेन संख्या का मान होता है कितना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, उच्च। अच्छे जो यौगिक का ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, लेड टेट्राइथाइल। क्या? लेड टेट्राइथाइल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा बोलेंगे? नेक्स्ट, गैसोलीन के नमूनों की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन जो होता है उसके नमूने जो होते हैं उनकी गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, इसके ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या से इनके गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, इस रस स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, हवेल से। किससे? व्हेल से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। आगे, पैराफिन किसका उत्पादक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका? पेट्रोलियम परिशोधन का। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? क्या? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, फिर से देखिएगा। किस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। मीथेन को माना जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, मीथेन अणु की आकृति होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, समचतुर्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुर्फलकीय होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है कितना? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। मीथेन उत्पन्न होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आगे, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेप्टिक टैंक के से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। सेप्टिक टैंक से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, मीथेन। मीथेन पाया जाता है। आगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बायोगैस का मुख्य घटक है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का भी मुख्य घटक होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, धान का खेत। धान का खेत जो है वो मीथेन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, मतलब जो हम लोग एलपीजी गैस यूज़ करते हैं वो क्या है, मुख्यतः क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, मीथेन। उस गैस जो है उसका नाम मीथेन है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं किसके कारण? खदान जो होता है उसमें विस्फोट अधिकतर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन का जब मिश्रण होता है तो विस्फोट होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नेक्स्ट, एलपीजी में मुख्यतः होती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन। जो एलपीजी गैस होती है उसमें मुख्य रूप से जो गैस भरी जाती होती है मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें एक प्रकार की महक होती है, तो उसमें क्या ऐसा मिक्स किया जाता है जो वो महक होती है, जो ताकि गैस लीक हो तो उसका पता हम लोगों को चल सके? तो वो चीज़ जो मिलाई जाती है वो है सी, मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन, जिसकी महक से, रिसाव से हम लोग को पता चल जाता है कि गैस रिसाव हो रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन है क्या, किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। क्या? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से करने पर बनती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मीथेन। मीथेन बनती है, तो डी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिगरेट की जो लाइटर होती है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, समतलीय। इथिलीन अणु जो होती है उसकी आकृति समतलीय होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पॉलीइथिलीन। जो प्लास्टिक प्राप्त होता है उसे पॉलीइथिलीन कहते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मस्टर्ड गैस। बी इज़ द राइट आंसर।
आगे, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मस्टर्ड गैस। उस समय मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एसिटिलीन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, एसिटिलीन। धातुओं को जोड़ने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो वो उस गैस का नाम है इथिलीन। क्या? इथिलीन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, एसिटिलीन से। किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, घरेलू फ्रीज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है? घरेलू फ्रीज में कौन सा प्रतिशत उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, फ्रियोन। फ्रियोन को प्रयोग में लाया जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, फॉस्टजीन। जो विषैला पदार्थ बनाता है उस विषैले पदार्थ का नाम है फॉस्टजीन, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है, सी इज़ द राइट आंसर। आगे, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, पायरीन अग्निशामक। क्या होगा? पायरीन अग्निशामक, ए इज़ द राइट आंसर। आगे, कास्ट स्प्रिट यानी कि वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मिथाइल एल्कोहल। कौन सा? मिथाइल एल्कोहल, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मिथाइल एल्कोहल एवं जल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है किसका, मतलब किस चीज़ का मिश्रण है? तो आंसर होगा मिथाइल एल्कोहल एवं जल का, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शराब में उपस्थित रहता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, इथाइल एल्कोहल। जो शराब होती है वो इथाइल एल्कोहल उसमें रहता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, लीवर पर। अधिक मात्रा में शराब पीने पे आपने देखा होगा कि सबका लीवर खराब हो जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, मिथाइल एल्कोहल। वो हानिकारक पदार्थ जो है वो है मिथाइल एल्कोहल, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पावर एल्कोहल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल एल्कोहल। ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है इथाइल एल्कोहल वो पावर एल्कोहल होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परिशोध स्प्रिट है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी,
95.57% इथाइल एल्कोहल व 4.43% जल जो होता है वो परिशुद्ध स्पिरिट होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परिशुद्ध एल्कोहल होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 100% इथाइल एल्कोहल। 100% इथाइल एल्कोहल जो है वो परिशुद्ध एल्कोहल होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो है उसका आखिरी उत्पाद है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए इथाइल एल्कोहल। गैसोहॉल गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी वुड एल्कोहल। मीथेनॉल जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? मतलब किस क्रिया के परिणाम स्वरूप शराब बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए किण्वन। किण्वन के द्वारा शराब को बनाया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी इथिलीन ग्लाइकॉल। किससे बनाई जाती है बेरिलीन? टेट्राथैलिक अम्ल तथा इथिलीन ग्लाइकॉल से के मिश्र प्रतिक्रिया से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है इस मिश्रण में? क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है किससे? जो मूत्र रोगों में प्रयोग होता है यूरोट्रोपिन वह किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी फॉर्मेल्डिहाइड। किससे? डी फॉर्मेल्डिहाइड से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन प्राप्त होता है किससे? पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा करते समय जब चक्कर आता है तो उसको रोकने के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अत्यंत क्षेपित करती हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी फॉर्मिक अम्ल। क्या क्षेपित करती हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी एसिटिक अम्ल। सिरका जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए एसिटिक अम्ल के लिए। एसिटिक अम्ल के लिए शीरा जो है वो कच्चा माल कहलाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी एसिटिक अम्ल। जो हम लोग सॉस खाते हैं टमाटर उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सी डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सिरका होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पेशी श्रांति
किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, लैक्टिक एसिड। किसके एकत्रीकरण के कारण होता है? लैक्टिक एसिड। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जो नींबू में खट्टापन होती है वह किस कारण से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, इमली में। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। जो गुर्दे में पथरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वो पथरी बनी होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित के क्रिस्टल न बने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। इसलिए गोभी, टमाटर, अंडे, दूध देने के लिए मना, अधिक सेवन नहीं करना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल यानी पत्थर, स्टोन न बने। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, NH2CONH2। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, एमाइड। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 46%। कितना? सी, 46%। आगे, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वोहलर। प्रयोगशाला में यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण जो है वो वोहलर ने किया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? हम लोग के शरीर में जो यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मूत्र में, यानी कि यूरिन में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई में के काम आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बेंजीन। बेंजीन जो है वो ड्राई क्लीन के काम में आता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइनाइट्रोटोलुइन यानी कि TNT है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, विस्फोटक। TNT जो है वो विस्फोटक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिरबीन का तेल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को मिरबीन के तेल के नाम से जाना जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, DDT का पूरा नाम है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
असु गैस का रासायनिक नाम है, जो असु गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों उसका रासायनिक नाम है अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या है? अल्फ़ा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? खाने के वस्तुओं के परीक्षण में कौन से पदार्थ का प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। तो डी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ का जो परीक्षण होता है उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, कार्बोलिक अम्ल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, C6H5OH। क्या? C6H5OH। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, नाइलोन। नाइलोन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक बहुलक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा बहुलक? पॉलीकार्बोनेट्स यूज होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखिएगा। बेकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, फिनॉल एवं फॉर्मल्डेहाइड। किसके बीच? फिनॉल एवं फॉर्मल्डेहाइड के बीच में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। किसके द्वारा? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बेकेलाइट। किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बेकेलाइट। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉन स्टिक की बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उसमें जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है डी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन यूज होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाह है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, प्राकृतिक बहुलक। लाह जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव द्वारा जो पहला कृत्रिम रेशा था वह क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, नायलॉन। वो नायलॉन था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एडिपिक अम्ल। क्या? एडिपिक अम्ल जो है वो कच्चा पदार्थ है नायलॉन का। तो बी इज़ द राइट आंसर। नायलॉन है एक क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पॉलीएमाइड। नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गंधक के साथ गर्म करना। कौन? गंधक के साथ गर्म करना। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? जो खाने का तेल होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हाइड्रोजनीकरण। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कम होना चाहिए। जो वनस्पति घी होता है उसका गलनांक हमेशा शरीर के ताप से कम होना चाहिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। किसको? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, एस्टर। वो क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, RDX का पूरा नाम क्या है? RDX वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। RDX का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। क्या? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विस्फोटक RDX को इटली किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, T4। मतलब RDX को इटली में T4 नाम से जाना जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, एल्फ्रेड नोबेल। किसने किया? एल्फ्रेड नोबेल ने। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डायनामाइट का मुख्य अवयव है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य अवयव है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RDX है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, एक विस्फोटक। RDX जो है वो एक विस्फोटक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? ए, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे, एंटीपायरेटिक्स वे दवाएं हैं जो, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, शरीर के ताप को घटाती हैं। ये एंटीपायरेटिक्स जो है वो शरीर के ताप को घटा देती है। तो ए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, प्रतिजैविकी। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रतिजैविकी कहलाते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, एस्प्रिन है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एंटीपायरेटिक। एस्प्रिन जो है वो एंटीपायरेटिक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नेक्स्ट, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसके लिए नोबेल मिला था? स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी कैप्सूल बने होते हैं किस चीज़ के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मांडी के। जो खाली संपुट होता है यानी कि कैप्सूल, वह मांडी के बने होते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ
साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? यानी कि साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, वनस्पति तेल। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, साबुनीकरण। क्षारों द्वारा तेल का अपघटन जो है वो साबुनीकरण कहलाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपमार्जक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक है, शोधन अभिकर्ता, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं और आप तक तो सबको पहुंचा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू सो मच।